हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस्तकबाल है दोस्तों आप सबका पसंदीदा चैनल द एग्जाम्स एकेडमी में एक बार फिर से। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस सीरीज का 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ये 5वां वीडियो है और ये जो पेपर मैं लेके हाजिर हुआ हूं वो 15 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसी का ये पेपर है और इसके एक एक सवालात का और एक एक ऑप्शन को तफसील से हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर के सवाल नामों को लेके मैं इससे पहले 4 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उससे आप जरूर जुड़ जाएँ और फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज का ये सवालनामा जो पीजीटी का है। 11-12 के इम्तिहान में उर्दू के लिए पूछा गया था और ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये तीनों क्लास के जो उर्दू में जो पूछे जाएंगे तो यहाँ से सवालात आने के ज़्यादा चांसेज हैं। मैंने सारे पेपर को अच्छे से कराया है और जहाँ तक मुझे पता चला है कि प्रीवियस ईयर के 2-3 सवाल जो हूबहू पूछ लिए जाते हैं और इनके 2-3 सवाल तो ऐसे हैं जो उल्टा पुल्टा करके पूछ लिए गए हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारे वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, यकीन मानिए आपके 8 से 10 सवाल यहीं से आ जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को में ऑल सेलेक्ट कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सेशन एक बार फिर से और 71 से लेकर 150 तक के यानी 80 सवालात को हम लोग देखेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो आज का जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर क्या है कि किस मुहक्किक ने उर्दू की इब्तिदा का सिलसिला सिंध से जोड़ते हुए उसका ताल्लुक सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से मिलाने की कोशिश की है। तो आप सबको मालूम है कि उर्दू सिंध से निकली है। किसने कहा है ये आप सबको बखूबी मालूम है कि ये सैयद सुलेमान नदवी का कौल है कि उर्दू सिंध से निकली है, यानी उर्दू की जो इब्तिदा का सिलसिला है सिंध से जोड़ते हुए उसका ताल्लुक सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से मिलाने की कोशिश की है। देखिए सवाल को थोड़ा सा घुमाया है, तो इसमें घूमना नहीं है हमें, बल्कि इसको समझ के सही आंसर पर टिक करना है। अगला सवाल आपका क्या है, देखिए बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का क़याम कब अमल में आया। तो बीजापुर और आदिल शाही बीजापुर जो आदिल शाही के नाम से है और कुतुब शाही जो गोलकुंडा का है, ये दोनों आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। यहाँ से लगभग जो है 5 सवाल पूछे जाते हैं, 5 सवाल। तो मैं अगर कोशिश करूंगा अगर एक वीडियो उसमें उसके मुतालिक ला पाऊँ तो देखिए बीजापुर में जो आदिल शाही सल्तनत का क़याम हुआ था वो हुआ था 1490 में। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसमें पूछा गया था कि बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत कब से कब कायम हुई, तो 1490 से लेकर के जो है 1686 तक कायम रही थी। ये पूछ लिया गया था पिछला पीजीटी का पेपर में। और इसमें देखिए टीआरई 2 का है, ये बीपीएससी टीआरई 2 में वाला पेपर है और इसमें देखिए पूछ लिया गया कि बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत का क़याम कब अमल में आया, तो 1490 ईस्वी राइट आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए, नोरस किसके गीतों का मजमुआ है। तो नोरस जो है दोस्तों ये किसकी किताब है, सबसे पहले तो ये आपको जानना है, यह है इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब, जिसको जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? जगत गुरु के नाम से जो है इब्राहिम आदिल शाह सानी को जानते हैं। अगर पूछ ले कि जगत गुरु के नाम से किसको जाना जाता है तो इब्राहिम आदिल शाह सानी को जाना जाता है। नोरस जो है दोस्तों, ये नोरस जो किताब है ये गीतों का मजमुआ है और ये मौसीकी पर लिखी गई है। अगर पूछ ले कि मौसीकी पर जो है कौन सी किताब लिखी गई है तो वो आपका नोरस हो जाएगा, ठीक है, जो आपके आदिल शाही हुकूमत से ताल्लुक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 74 नंबर में। 74 नंबर जो सवाल है वो क्या है, मसनवी मेजबानी नामा किसकी तसनीफ़ है। देखिए इससे पहले जो है अमीर खुसरो की मसनवी पूछ ली गई थी तुगलकनामा। तुगलकनामा किसकी है, तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे पूछ लिया है मेजबानी नामा। अच्छा उसी तरह है बंजारा नामा, आदमी नामा। आप लोग बताइए बंजारा नामा और आदमी नामा किन की जो मशहूर नज़में हैं वो आप कमेंट में बताइए। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है मेजबानी नामा। मेजबानी नामा किसकी है, सनती, हसन शौकी या रुस्तमी। तो दोस्तों मेजबानी नामा जो है ये हसन शौकी की जो है बहुत ही मशहूर मसनवी है। ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। देखिए एक मसनवी रुस्तमी की है जो बहुत मशहूर है, ये भी आप याद रखिए, जिसका नाम है खावरनामा। खावरनामा के नाम से रुस्तमी ने जो मसनवी लिखी थी और
उसमें 24,000 अशआर है। 24,000 अशआर पर मुस्तमिल वह मसनवी है, यानी बहुत ही तवील मसनवी है। तो रुस्तमी की मसनवी का नाम भी आप याद रखिए, खावरनामा। हो सकता है अगली बार खावरनामा पूछ ले, ठीक है। तो इसी तरह देखिए 75 नंबर सवाल में आपके स्क्रीन पर, जेल में से किस शायर का ताल्लुक आदिल शाही दौर से है। देखिए अभी तक आदिल शाही और कुतुब शाही ही चल रहा है, ठीक है। तो जेल में से किस शायर का ताल्लुक आदिल शाही दौर से है। तो दोस्तों आदिल शाही दौर से मुकीमी भी हैं, नुसरती भी हैं और सैयद मीरान हाशमी भी हैं, यानी ये तीनों जो है आदिल शाही हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हस्ब बाला में से एक से जायद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बताइए नुसरती की जो मशहूर मसनवी है वो कौन सी है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल 76 नंबर में सैयद सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मुल्कुस शोरा कौन था। देखिए अभी भी आपका कुतुब शाही से ही सवाल आ रहा है कि सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का जो दरबार का मुल्कुस शोरा था वो कौन था। देखिए सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह कौन थे, ये कुली कुतुब शाह के नाती थे, है ना, कुली कुतुब शाह इनके नाना थे। तो ये भी आपको अगर रिश्ता पूछ ले तो आप याद रखेंगे। तो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मुल्कुस शोरा जो था वो था गवाशी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गवाशी की 3 जो मशहूर मसनवियाँ हैं वो आप याद रखिए। पहला तो मीना सतवंती, दूसरा सैफुल मुलूक व बदिउज जमाल और तूती नामा। ये 3 जो मसनवी है इनकी बहुत ही मशहूर मसनवी है, आपको पूछ लिया जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से आपको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, खान आरजू का पूरा नाम क्या था। तो खान आरजू का जो पूरा नाम था सदरुद्दीन मोहम्मद खान। देखिए सदरुद्दीन मोहम्मद खान ये किसका नाम था, फायज देहलवी का था। किनका था, फायज देहलवी का नाम था, आप लिख लीजिए। जहरुद्दीन किनका नाम था, जहरुद्दीन जो है हातिम का असल नाम था, जहरुद्दीन हातिम, है ना। उसके बाद मोहम्मद शाकिर, इनका पूरा नाम था मोहम्मद साकिर नाजी, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद साकिर नाजी। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि खान आरजू का पूरा नाम क्या था। तो इसके ऑप्शन में तो है नहीं, खान आरजू का होता सिराजुद्दीन खान आरजू। क्या था, सिराजुद्दीन खान आरजू, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर आपको अगली बार पूछ ले तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि खान आरजू का जो पूरा नाम था वो सिराजुद्दीन खान आरजू इनका नाम था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 78 नंबर पे, किस शायर को कसीदा निगारी का इमाम माना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जो है आप सब जानते हैं कि सौदा को जो है कसीदा निगारी का इमाम माना जाता है, और हिजविया कसीदा का इमाम भी इसको कहा गया है, क्योंकि तजी के रोजगार जैसा जो मशहूर हिजविया कसीदा है वो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने ही लिखा है। अगला सवाल देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, 79 मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे। तो मीर तकी मीर जो है दोस्तों आप सबको मालूम है कि मीर तकी मीर जो है पैदा हुए थे 1722 में आगरा में। कहाँ पैदा हुए थे, 1722 में आगरे में पैदा हुए थे। जबकि इनका इंतकाल जो है वो हुआ था 1810 में लखनऊ में। 1810 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। तो ऑप्शन में तो है नहीं, ये आप याद रख लें, लिख लें, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देख लीजिए 80 नंबर में। 80 नंबर में पूछा गया है कि किस शायर ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, मेलों, ठेलों और आम जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मौजूए सुखन बनाया है। तो दोस्तों जिसको अवामी शायर कहते हैं, नज़ीर अकबर आबादी जिसका नाम है, इनको अवामी शायर के नाम से जाना जाता है। इसी ने जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, मेलों, ठेलों और आम जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मौजूए सुखन बनाया है। अगला सवाल देखिए 81 नंबर में, तज़किरा-ए हिंदी किसकी तसनीफ़ है। तो तज़किरा-ए हिंदी जो है दोस्तों ये किनकी तसनीफ़ है, शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क खुदा गायबाना क्या। ये शेर किस शायर का है। तो ये जो शेर है दोस्तों वो आतिश लखनवी का बहुत ही मशहूर शेर है कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। ये आतिश लखनवी का मशहूर शेर है। अगला सवाल देखिए 83 नंबर में पूछा गया है कि नजमुन निसा का किरदार किस मसनवी में है। तो नजमुन निसा का जो किरदार है वो आपका बहुत ही उर्दू की जो मशहूर मसनवी है शहरुल बयान, उसमें है। ये नजमुन निसा जो है ये बहुत ही मुअत्तरी किरदार है शहरुल बयान का। और शहरुल बयान को किसने लिखा है, मीर हसन ने लिखा है। कब लिखी गई है अगर पूछ ले तो आप बता देंगे कि शहरुल बयान जो है 1784 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। और इसका जो बहर है वह है बहर मुतकारिब, ठीक है। तो बहर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक सनद दिया हुआ है कि गर्मी से मुझ तरब था जमाना ज़मीन पर,
भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। देखिए पिछले सवाल नामे में ये हुबहू सवाल पूछ लिया गया था कि ये कौन सी सनत है। इसमें अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है मेरा तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सी सनत है। लेकिन यहाँ पूछा है कि ये शेर किसके मरसिए से माखूज है। गर्मी से मुजतरब था जमाना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। ये किस शायर का है? तो मीर अनीस का जो है ये बहुत ही मशहूर शेर है दोस्तों। ठीक है, मीर अनीस के मरसिए से लिया गया है। लेकिन इसमें अगर सनत पूछ ले तो कौन सी सनत है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पिछला वीडियो देखा है तो आप आराम से बता देंगे। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? तो ताजुल मुलूक जो है दोस्तों वो किस मसनवी का किरदार है? तूतीनामा, सहरुल बयान, जहरे इश्क। देखिए दोस्तों ताजुल मुलूक जो है वो मसनवी गुलजार नसीम का जो है किरदार, बहुत ही मशहूर किरदार है। और गुलजार नसीम आपके ऑप्शन में है नहीं, ताजुल मुलूक है ना, मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है जिसको दया शंकर नसीम ने लिखा था 1839 ईस्वी में। तो इसका सने ईस्वी भी याद रखना है आपको। अगला सवाल देखिए 86 नंबर में, नोतरज मुरस्सा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो नोतरज मुरस्सा जो है उर्दू की बहुत ही मशहूर दास्तान है और इसको किसने लिखा है? अगर पूछ ले कि नोतरज मुरस्सा किनका है तो मीर अता हुसैन तहसीन ने लिखा है। किनका है? मीर अता हुसैन तहसीन। अगला सवाल देखिए 87 नंबर में, करबल कथा किसकी तसनीफ है? तो करबल कथा जो है फजल अली फजली की बहुत ही मशहूर दास्तान है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। करबल कथा को दह मजलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये याद रखेंगे, करबल कथा एक बहुत ही मशहूर दास्तान है, फजल अली फजली की है और इसको दह मजलिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 88 नंबर पे आपके स्क्रीन पर, जेल में से किस अदीब का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन कौन है? मीर उम्मन भी है, मीर शेर अली अफसोस भी है, हैदर बख्श हैदरी है। यानी तीनों जो अदीब हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हस्ब बाला में से एक से जायद, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर 89, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस अदीब ने गुलिस्तान का उर्दू तर्जमा बागे उर्दू के नाम से किया? ठीक है, तो बागे उर्दू के नाम से जो है किसने किताब लिखा था? यह फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली किताब मानी जाती है। ये लिखा था मीर शेर अली अफसोस ने। ठीक है, मीर शेर अली अफसोस ने जो है इस किताब को लिखा था बागे उर्दू को। अगर आपसे पूछ ले कि फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली तर्जमा की हुई किताब कौन सी है तो वो बागे उर्दू ही है। अगली बार इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए दस्तनबू किसकी तसनीफ है? बहुत ही आसान सवाल है ये। तो दस्तनबू जो है दोस्तों वो असदुल्ला खां गालिब की तसनीफ है और असदुल्ला खां गालिब ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 91 नंबर में, जेल में से मिर्जा गालिब के मुआसिर कौन थे? तो मिर्जा गालिब के मुआसिर कौन थे? नवाब मुस्तफ़ा खां सेफ्ता, बिल्कुल सही है। इनके जो मुआसर थे वो बिल्कुल नवाब मुस्तफ़ा खां सेफ्ता थे। इब्राहिम ज़ोक, बिल्कुल सही है। और मोमिन खान मोमिन, तो ये तीनों जो है मिर्जा गालिब के मुआसिर थे, यानी हम असर थे। इसीलिए जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा। तो इसी तरह आपको जो है बीपीएससी कंफ्यूज करता है ऑप्शन डी और ई में। इसी तरह आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो चारों तरफ से होनी चाहिए, हर एक ऑप्शन में पकड़ होनी चाहिए, तभी आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किस शहर में किया? तो आप सबको मालूम है कि सर सैयद अहमद खान ने 1862 ईस्वी में गाजीपुर में, कौन से शहर में? गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम रखा था। क्या ऑप्शन में गाजीपुर दिया हुआ है? नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे 1862 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम रखा गया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 93 नंबर में, जेल में से कौन सी किताब अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है? तो जो दोस्तों देखिए नैरंगे ख्याल, ये तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। ठीक है, यादगार गालिब, ये तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। तारीख़ आलिमुल कलाम, देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या किया है, मिस कर दिया है। तारीख़ इल्मुल कलाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इल्मुल कलाम। अगर इल्मुल कलाम होता तब तो सही हो जाता, अगर सिर्फ यहाँ इल्म होता, लेकिन यहाँ आलिम कर दिया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोर्ड ने इसको गलत माना है। ये भी जो है नहीं है, हालांकि अल्लामा शिबली नोमानी की किताब का नाम है तारीख़ इल्मुल कलाम। ठीक है, अगर आप लोग मांगेंगे तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे मौजूद है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। तो इसीलिए जो है बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर माना है वो आपका माना है ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी बोर्ड अगर जो है
कोई टाइपिंग में मिस्टेक होता है तो आप उसको सही मार के नहीं आएंगे, बल्कि गलत मानना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई मार के आना है आपको, ये ध्यान रहे। अगला सवाल 94 नंबर में कि दिल्ली से उर्दू का पहला अखबार दिल्ली उर्दू अखबार किसने निकाला था? तो जो दोस्तों आप सबको मालूम है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब जो थे मौलवी मोहम्मद बाकर, है ना, उनके वालिद का नाम क्या था? मौलवी मोहम्मद बाकर, जिसने जो है उर्दू का पहला अखबार दिल्ली उर्दू अखबार निकाला था। और ये कब निकाला था? अगली बार अगर आपसे पूछ ले तो आप आराम से जवाब दे देंगे कि 1836 ईस्वी में जो है दिल्ली उर्दू अखबार जो है निकाला था। ठीक है, दिल्ली अखबार के नाम से था, लेकिन 1840 में इसको जो है एक लफ्ज़ बढ़ा दिया, दिल्ली उर्दू लगा दिया और दिल्ली उर्दू अखबार इसका नाम पड़ गया था 1840 में, लेकिन शुरू में इनका नाम दिल्ली अखबार ही था। ठीक है, मौलवी मोहम्मद बाकर बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही की पहली नसरी तसनीफ कौन सी है? तो हाल ही की जो पहली नसरी तसनीफ है दोस्तों वो कौन सी है? वो है आपका मजालसुन निसा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही की पहली नसरी तसनीफ मजालसुन निसा कब लिखी गई थी, तो आप बता दीजिएगा कि ये 1874 में लिखी गई थी। कब? 1874 में। देखिए हयात शादी 1886 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, और ये उर्दू की पहली सवाने हयात है। समझे, अगर आपको पूछ ले कि उर्दू की पहली सवाने हयात कौन सी है, तो वह है आपका हयात शहीदी। ठीक है, शहीदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सवाने हयात लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली ने, लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली ने। देखिए हयात जावेद जो है इसमें सर सैयद अहमद खां की जो है सवाने हयात को बयान किया गया है और अल्ताफ हुसैन हाली ने ही लिखा है 1901 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप ईस्वी भी याद रखेंगे, किनकी सवाने हयात है, किसने लिखी है, ये भी याद रखेंगे। तीनों हाली की है, लेकिन पहली क्या है? मजालसुन निसा है इनकी नसरी तसनीफ। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 96 नंबर, रिसाला दिल गुजार किस नावल निगार ने जारी किया? देखिए यहाँ भी जो है टाइपिंग मिस्टेक किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिल गुजार नहीं होना चाहिए बल्कि दिल गुदाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिल गुदाज। अगर दिल गुदाज हो जाता तो फिर ये सही हो जाता। एक तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दिल गुजार कर दिया है। दूसरा चीज अब्दुल कलीम सरर है, अब्दुल हलीम होना चाहिए, है ना, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए आप एग्जाम में ऑप्शन को सही से पढ़िए। अब बहुत के अब्दुल हलीम पढ़ के जल्दी जल्दी में निकल जाएगा और उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है आपका, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, तो रिसाला दिल गुदाज अगर पूछता दिल गुदाज तो अब्दुल हलीम सरर हो जाता, और अब्दुल हलीम सरर ऑप्शन में है ही नहीं, अब्दुल कलीम सरर है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है बोर्ड ने जो माना था वो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 97 नंबर, जेल में से कौन सी तख्लीक मोहम्मद हुसैन आजाद की है? तो मोहम्मद हुसैन आजाद की जो तख्लीक है दोस्तों वो कौन सी है? मसनवी शब कदर, बिल्कुल सही है। मसनवी सुबह उम्मीद, ये भी है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी मसनवी शब कदर और मसनवी सुबह उम्मीद ये मोहम्मद हुसैन आजाद की है। लेकिन ये कौन सी है? मसनवी हुब्बे वतन। मसनवी हुब्बे वतन जो है ये अल्ताफ हुसैन हाली की है। अगली बार अगर आपसे पूछ ले कि मसनवी हुब्बे वतन किन की है, तो ये अल्ताफ हुसैन हाली की है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देख लीजिए आपके स्क्रीन पर 98 नंबर में, यहाँ से कवायद शुरू हो रहा है। लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है उसे रदीफ कहते हैं। लेकिन अगर पूछ ले आपको कि रदीफ से पहले क्या आता है, तो काफिया आता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, रदीफ और काफिया अच्छे से आपको जो है आना चाहिए। दरअसल जेल में से दाखिली सिनफ सुखन की निशानदेही कीजिए। तो दाखिली जो सिनफ सुखन है वो आपका है गज़ल। कौन है? गज़ल। देखिए गज़ल जो निकला है वो कहाँ से निकला है ये पहले आप जान लीजिए। तो गज़ल निकला है कसीदा का जो पहला जुज है तस्बीब, है ना, तस्बीब से निकला है। ठीक है, तो ये इसीलिए तस्बीब से दाखिल हुआ है, इसीलिए इसको दाखिली सिन्फ कहा जाता है, यानी गज़ल जो है एक दाखिली सिन्फ सुखन है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देख लीजिए 100 नंबर में, कि ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों हाइकू भी कहते हैं। हाइकू जो है 3 मिसरा और 17 सालिम पर मुश्तमिल होता है। अगर आपको अगली बार पूछ ले कि 3 मिसरा और 17 सालिम पर कौन होता है, तो वो हाइकू हो जाएगा। उसके बाद सलासी भी 3 मिसरों पे होता है, और आप सब जानते हैं मुसल्लस तो 3 मिसरों पे होता ही है। इसीलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हस्बे वाला में से एक से जायद, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 101 नंबर में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। जेल में से किसी
किसका एक नाम दो बीती भी है। तो दोस्तों रुबाई का जो नाम है वो दो बीती और तराना के नाम से हम लोग जानते हैं। रुबाई को आपको जो है इसको जान लेना है, रुबाई को दो बीती भी कहते हैं, तराना भी कहते हैं। तो ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 102 नंबर, उर्दू में ब्लैंक वर्स को क्या कहते हैं? तो उर्दू में जो है दोस्तों ब्लैंक वर्स को कहते हैं नज़्मे मुर्रा, है ना। क्या कहते हैं? नज़्मे मुर्रा कहा जाता है। लेकिन अगली बार अगर आपको पूछ ले कि आज़ाद नज़्म को क्या कहते हैं, तो आज़ाद नज़्म को कहते हैं फ्री वर्स। क्या कहते हैं? फ्री वर्स कहते हैं। ये भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। नज़्मे मुर्रा को क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स कहते हैं, उर्दू में ही लिख दिया गया है। और आज़ाद नज्म को क्या कहते हैं? फ्री वर्स कहते हैं। वर्स का माने कविता होता है ना। देखिए अगला सवाल, आज़ाद नज्म उर्दू में कहाँ से आई? तो आज़ाद नज्म है दोस्तों उर्दू में जो है अरबी से नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फारसी संस्कृत बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि आज़ाद नज्म जो है उर्दू में फ्रांस से आई है। कहाँ से आई है? फ्रांस। अगर फ्रांस ऑप्शन में होता तो सही हो जाता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 104 नंबर में देखते हैं। 104 नंबर क्या कह रहा है? पिशाची प्राकृत कहाँ बोली जाती थी? तो पिशाची प्राकृत जो है दोस्तों वो कहाँ बोली जाती थी? पंजाब में भी बोली जाती थी और कश्मीर में भी बोली जाती थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, बी और सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हस्ब बाला में से एक से जायद बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अहद कदीम में आर्याई तहजीब के बड़े मरकज थे। तो अहद कदीम में जो है दोस्तों आर्याई तहजीब के बड़े मरकज कौन कौन से थे? एक तो गंधार था और दूसरा था ब्रह्मावर्ता। क्या था? ब्रह्मावर्ता। तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लसानियात से सवाल पूछ लिए गए हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में डी और ई को लगाते ही नहीं है, जबकि डी और ई में बहुत सारे सवाल छुपे रहते हैं और इसीलिए हम लोगों का जो है बहुत ज्यादा कम नंबर हो जाता है। देखिए अगला सवाल 106 नंबर पे आपके स्क्रीन पर, जेल में से किस में हुरूफ की आवाज और उनकी हरकत व सकनात से बहस की जाती है? तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि उर्दू कवायद के 5 अज्जा हैं, ठीक है। एक है इल्मे हज्जा। इल्मे हज्जा में जो है उरूफ के हरकत व सकनात से बहस की जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगली बार अगर आपको पूछ ले कि इल्मे सर्फ में किससे बहस की जाती है, तो इल्मे सर्फ में जो है दोस्तों वो जाती है बहस की जाती है लफ्जों से, ठीक है। इल्मे हज्जा में हुरूफ हरकत और सकनात से, इल्मे सर्फ में जो है लफ्जों से बहस की जाती है। और इल्मे उरूज में किससे बहस की जाती है? तो शेर व शायरी से। इल्मे उरूज में शेर व शायरी से बहस की जाती है। तो मैंने तीनों ऑप्शन को अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रही होगी। अगला देखिए, उर्दू ज़बान में कुल हुरूफ तहजीब 50 हैं। ये ख्याल किस अदीब का है जी? तो ये जो है दोस्तों आप लोगों को मौलवी अब्दुल हक साहब का ये कौल है कि उर्दू ज़बान में कुल हुरूफ की जो तादाद है वो कितनी है? 50 है। किसने कहा है? तो मौलवी अब्दुल हक साहब ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर कि कवायद में किस तरह के अल्फाज से बहस की जाती है? तो आप लोगों को मालूम है कि कवायद में जो है दोस्तों मौजू और महमल होता है, और मौजू को हम लोग कहते हैं बा माने अल्फाज। क्या कहते हैं? जो माने के साथ हो, है ना, उसे मौजू कहेंगे। तो दोस्तों कवायद में जो है बामाने अल्फाज से बहस की जाती है, यानी जिनके माने हो, और जिनके माने नहीं होते उसे महमल कहते हैं। महमल से बहस नहीं की जाती है, बल्कि मौजू से बहस की जाती है, जिसको बामाने अल्फाज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 109 नंबर में, वह नाम जो बादशाह या सरकार व दरबार से एजाजी तौर पे मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो बादशाह या सरकार या दरबार से एजाजी तौर पे मिलता है उसे खिताब कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगली बार अगर आपसे पूछ ले कि लक़ब किसे कहते हैं, तो लक़ब अवाम की तरफ से दिया जाने वाला नाम को लक़ब कहा जाता है, जबकि कुन्नियत जो है रिश्तेदार या माँ बाप के बिना पे जो नाम रखा जाता है उसे कुन्नियत कहा जाता है। तो तीनों ऑप्शन को उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। अगला सवाल 110 नंबर में, वह इस्म जिसमें जगह या वक्त के माने पाए जाए उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिसमें जगह या वक्त का माने पाया जाता है उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, एक है इसमें ज़र्फ़े जमा और दूसरा है इसमें ज़र्फ़े मका। तो ये भी याद रखिए। देखिए किसी इसमें आला किसको कहते हैं? किसी हथियार या औजार के नाम को इस्म आला कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल 111 नंबर पे आपके स्क्रीन पर कि जेल में से इसमें खास की मिसाल है। तो देखिए इसमें खास का दूसरा नाम होता है इसमें मुआरफा, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है कि माने के लिहाज से, बनावट के लिहाज से इसमें की 2 किस्में होती हैं, और वह क्या क्या होती हैं? इसमें नकरा और इसमें मुआरफा, ठीक है। तो इसमें
मुआरफा का दूसरा नाम है इसमें खास। और यहाँ पे कहा है कि इसमें खास की मिसाल है, तो रूमी एक खास शख्स का नाम है, जकिया और आयशा ये तीनों क्या है, एक खास शख्स का नाम है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हस्ब वाला में से एक से जायद, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर 112 नंबर में कि जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं। तो जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर होती है उसे कहते हैं सिफत जाती कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर मालूम हो जाए उसे सिफत जाती कहा जाएगा। ये देखिए पिछली बार भी यही सवाल पूछ लिया गया था, पिछला पेपर में हूबहू सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, इसीलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बार फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से वीडियो को लाइक कर दें। देखिए अगला सवाल, दरज जेल में से सिफत निस्बती की निशानदेही कीजिए। निस्बती किसको कहते हैं, जिससे निस्बत दिया जाए, यानी जैसे बिहारी, हिंदुस्तानी, बंगाली, पंजाबी, अरबी, है ना। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर। अरब के लोगों को क्या कहा जाएगा, अरबी कहा जाएगा, हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तानी कहेंगे, बिहार के लोगों को बिहारी कहेंगे, पंजाब के लोगों को पंजाबी कहा जाएगा, है ना। तो ये सिफत निस्बती की मिसाल है दोस्तों। अगला सवाल देख लीजिए आपके स्क्रीन पर कि वह जमीर जो किसी इस्म के बजाय आती है मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है। देखिए हमेशा एक जुमला होता है, इसको याद रखिएगा, जिसमें उसके इस्म का बयान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जमीर मौसूला। क्या कहते हैं दोस्तों, जमीर मौसूला कहते हैं। देखिए ये सवाल पिछले वाले पेपर में भी पूछा गया था हूबहू, इसी वजह से इस सवाल को अच्छे से आपको समझ लेना है और एक तरह से जहन नशी कर लेना है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर 115 नंबर पे, दरज जेल में से लवाज़िम फ़ेल में कौन सा शामिल है। तो लवाज़िम फ़ेल सबसे पहले तो ये जानिए कि लवाज़िम फ़ेल कितने होते हैं। तो लवाज़िम फ़ेल असल में 3 होते हैं, ये आप जान लीजिए। लवाज़िम फ़ेल 3 होते हैं, कौन कौन से, तवर, ज़माना और सूरत। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जबर लगेगा तो तूर मत पढ़ लेना, ये तवर है। तवर, जमाना और सूरत ये लवाज़िम फ़ेल हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हस्ब बाला में से एक से जायद। अगली बार पूछ सकता है कि लवाज़िम फ़ेल कितने हैं, तो 3 हैं, कौन कौन से, तो तवर, जमाना और सूरत, बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 116 नंबर पे, 116 नंबर पे क्या कह रहा है कि सईद ने लिखा होगा, इस जुमले में फेल की कौन सी सूरत पाई जाती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कहा है, लिखा होगा, शक पाया जा रहा है। तो ऐसे फेल को क्या कहते हैं, फेल एहतमाली कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है फेल शकिया। क्या नाम है, फेल शकिया, यानी जिससे शको सुबह का पता चल रहा हो, जुमला पढ़ते ही पता चल रहा है कि सईद ने लिखा होगा, है ना। तो ये पता नहीं चल रहा है कि वो लिख लिया है ना, सही से पता नहीं चल रहा है, शक हो रहा है, इसलिए ये और फेल शकिया को ही फेल एहतमाली कहते हैं। ये आप दोनों याद रखेंगे। अगला सवाल 117 नंबर पे आपके स्क्रीन पर, जिससे ये जाहिर होता है कि किसी खास जमाना गुज़िश्ता में काम जारी था उसे क्या कहते हैं। देखिए जिससे ये जाहिर होता है कि किसी खास जमाना गुज़िश्ता में काम जारी था तो उसे क्या कहेंगे, फेल नातमाम कहेंगे, है ना। काम जारी था यानी काम खत्म नहीं हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, फेल नातमाम कहेंगे, है कि नहीं। अब देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है, 118 नंबर में, जुमले के असल अनासुर कितने हैं। तो जुमले के जो असल अनासुर हैं वो 2 हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है। क्या क्या है 2, एक तो है मुसंद इलई और दूसरा मुसंद। आप लिख लीजिए कॉपी में, पहला क्या है मुसंद इलई और दूसरा है मुसंद। तो जुमले के 2 अनासिर हो गए। लेकिन अगर आपको अगली बार पूछ ले कि जुमले की कितनी किस्में होती हैं, तो 3 किस्में होती हैं। क्या क्या, आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला होता है जुमले की किस्मों में, पहला होता है मुस्बत जुमला जिसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है मनफी जुमला जिसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है सवालिया जुमला जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल देखिए 119 नंबर में, नाच ना जाने आंगन टेहरा, है ना। तो ये क्या है, ये है जरबुल मिस्ल जिसको कहावत भी कहते हैं। जरबुल मिस्ल का दूसरा नाम क्या है, कहावत, जिसके लास्ट में ना नहीं आए, अगर ना आता तो मुहावरा हो जाता। ठीक है, अगला सवाल देखिए 120 नंबर में, उर्दू में हुरूफ अल्लत की कितनी किस्में पाई जाती है। तो उर्दू में जो है दोस्तों हुरूफ अल्लत की 2 किस्म पाई जाती है। जब आप कवायद उर्दू पेज नंबर 33 के मुताबिक जो है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी नंबर 2। उर्दू में हुरूफ अल्लत की यहाँ किस्में पूछी गई है। यहाँ पे आपको सवाल में ध्यान देना है, किस्में, हुरूफ अल्लत कितने हैं, 3 हैं,
हम लोग जानते हैं कि हुरूफ अल्लत 3 है। कौन कौन से? अलीफ, वाव और या। अगर पूछता कि हुरूफ अल्लत कितने हैं तो 3 है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है किस में? जब मौलवी अब्दुल हक की जो कवायद की किताब है कवायद उर्दू, पेज नंबर 33 में आप देखेंगे, उस पेज को पूरा पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि उर्दू में हुरूफ अल्लत की 2 किस्में पाई जाती हैं। किसमें 2 पाई जाती हैं, लेकिन अगर कहता कि हुरूफ अल्लत कितनी है तब 3 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बोर्ड ने क्या माना है राइट आंसर? बोर्ड ने आपका जो राइट आंसर माना है वो 3 ही माना है। इसीलिए हम लोग बोर्ड के आंसर के अनुसार ही जाएंगे, लेकिन आंसर तो 2 होना चाहिए था मौलवी अब्दुल हक के कवायद उर्दू के मुताबिक। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप में वो फोटो खींच के भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए 121 नंबर में। 121 नंबर में क्या है कि दरज झेल में से हुरूफ शम्सी की मिसाल कौन सी है? तो हुरूफ शम्सी पहले कहते किसको हैं ये हमको जानना है। हुरूफ शम्सी उनको कहते हैं जिसमें लाम पढ़ा नहीं जाता है, और एक होता है हुरूफ कमरी जिसमें लाम पढ़ा जाता है ना। तो इसमें आप देखिए हम लोग अगर पढ़ेंगे मुजफ्फरुद्दीन, है ना, क्या है? मुजफ्फरुद्दीन, यानी लाम पढ़ा नहीं गया, तो ये है हुरूफ शम्सी। साहबुज जिक्र बिल्कुल ये भी हुरूफ शम्सी है। हारून रशीद, ठीक है, ये भी हुरूफ शम्सी है, यानी तीनों में लाम पढ़ा नहीं जा रहा है, इसीलिए ये तीनों क्या है? हुरूफ शम्सी है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हस्ब वाला में से 1 से जायद। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए 121 नंबर पे। 121 हो गया। 122 नंबर, उर्दू में ठहराव को क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें भी मैं मौलवी अब्दुल हक की किताब जो कवायद उर्दू है उसका हवाला पेश करना चाहूंगा। पेज नंबर 284 कवायद उर्दू के मुताबिक जब इसका आप जवाब देखेंगे तो इनका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? वक्फा होना चाहिए। और वक्फा को कहते हैं तवील ठहराव या ठहराव कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सेमी कोलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी कोलन कहा जाता है। अच्छा, अगर वही सख्ता पूछ ले तो सख्ता को कहते हैं मुख्तसर ठहराव, जिसको इंग्लिश में कोमा कहते हैं। और खत्मा किसको कहते हैं? फुल स्टॉप को कहा जाता है खत्मा। ठीक है, तो ये तीनों हमने बता दिया, लेकिन बोर्ड ने जो इनका आंसर माना है वो माना है आपका हस्ब बाला में से 1 से जायद, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ठहराव वो तीनों को मान लिया है। लेकिन अगर मौलवी अब्दुल हक की किताब के कवायद उर्दू में पेज नंबर 284 में आप जब जाएंगे तो उनके मुताबिक होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन बोर्ड ने डी माना है, इसलिए हम लोग बोर्ड के आंसर के अनुसार ही जाएंगे। अगला सवाल देखिए 123 नंबर में, जेल में से साबिके की मिसाल है। साबिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रीफिक्स। और लाहिका को कहते हैं सफिक्स, यानी उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में कहा जाता है। तो लाहिक यहाँ साबिका पूछा है, तो साबिका कौन सा है? जो पहले लगता है किसी लफ्ज के। देखिए न्याज के पहले बे लग गया है तो क्या हो गया? बेनियाज, ये भी जो है साबिका है। कलम के आगे अहल लग गया है तो अहले कलम हो गया और लफ्ज के माने को बदल दिया। लुत्फ के आगे पुर लग गया है तो पुरलुत्फ हो गया, यानी तीनों जो है क्या है? साबिका है। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी नंबर, हस्ब बाला में से 1 से जायद। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए 124 नंबर में, जेल में से लाहका की मिसाल की निशानदेही कीजिए। लाहका किसको कहते हैं? जो बाद में लगता है ना, लफ्ज के बाद में लगेगा। देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे यक मुस्त के आगे ये तो होगा नहीं, है ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नकाब पोश, है ना, क्या हो जाएगा? नकाब पोश। नकाब के बाद पोश लगा हुआ है, तो इसका जो सही और राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर कि जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाने हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, ये बार बार ये सवाल पूछा गया है और आपको जो है ये रट लेना चाहिए एक तरह से, क्योंकि 2-3 पेपर में ये सवाल आ चुका है। हुबहू यही सवाल था कि जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाने होते हैं, यानी जुमला बनता है और उनका कोई ना कोई माने होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हुरूफ जार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हुरूफ जार कहते हैं। हुरूफ जार को आप लोग रट के जाइएगा, ये बार बार पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर हुरूफ जार का इंग्लिश पूछ ले, क्योंकि इस बार इंग्लिश बहुत पूछा जाता है, तो हुरूफ जार को कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ये आप लोग याद रखिएगा, प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर पूछ लेगा प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? हुरूफ अतफ। हुरूफ अतफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इसको कंजक्शन कहते हैं, है ना। आप लोग बताइए अगर कमेंट में कोई जानते हैं हुरूफ अतफ कितने हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं आपका 126 नंबर में, इल्म व दानिश क्या है? तो इल्म व दानिश जो है दोस्तों ये क्या है? मुतरादिफ अल्फाज है, मुत्तज़ाद है या जमा-उल जमा है? तो इल्म व दानिश ये मुतरादिफ अल्फाज है जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनको जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइनोनेम कहा जाता है मुतरादिफ अल्फाज को। 127 नंबर में, दरज झेल में से असलहा की जमा कौन सी है? तो असलहा की जो जमा है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? असलाहात, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 128 नंबर में,
128 नंबर में क्या है, जज्र। जज्र की जिद क्या है, तो जज्र की जिद जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, मद, है ना। मद के माने होते हैं बढ़ने के, जबकि जज्र के माने होते हैं घटने के, है ना। जज्र के माने क्या होते हैं, घटना, और मद के माने जो है बढ़ना। ठीक है, अगला सवाल 129 नंबर में आग बगूला होना से क्या मुराद है, तो आग बगूला होना से जो मुराद है दोस्तों वह है अपना मतलब निकालना, तबाह व बर्बाद कर देना, आग से खेलना। देखिए ये तीनों नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है, हस्ब वाला में से कोई नहीं। कैसे, ये कैसे है, तो ये आप लोग जानिए। देखिए आग बगुला होना के माने होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा होना, तो ये ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 130 नंबर में देखिए चांद सा चेहरा किसकी मिसाल है, तो चांद सा चेहरा जो है दोस्तों ये तस्बीह की मिसाल है, और तस्बीह को इंग्लिश में सिमली कहा जाता है, जबकि इस्तारे को मेटाफोर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 131 नंबर से 150 तक जो 4 इक्तबास दिए गए हैं, तो इक्तबास के अनुसार जो है आपको जवाब देना है। आप लोग इक्तबास को पढ़ लीजिए, इनमें जो खास जो मीनिंग पूछा गया है, वर्ड मीनिंग पूछा गया है, तो आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए अच्छे से। देखिए कौन कौन से पूछे गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। खाना, खाने खाना, जूदो करम, ये पूछा गया है एक तो। ठीक है, उसके बाद जो है खुश्क पूछा गया है ना, खुश्क की जिद पूछा गया है। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद आपका जो है फ़क़रा, फ़क़रा का वाहिद पूछा गया है। उसके बाद अहले कमाल, क्या पूछा गया है, अहले कमाल। तो ये सारे वर्ड जो है इक्तबास से पूछे गए हैं, सारे सवालात इक्तबास से हैं, लेकिन आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से आना चाहिए। देखिए जूदो करम के क्या माने हैं, तो जूदो करम के जो माने होते हैं वो सखावत के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है। ठीक है, जूदो करम के माने होते हैं सखावत के। अगला सवाल देखिए 132 नंबर। 132 नंबर में जो है दोस्तों फ़क़रा का वाहिद क्या है, तो फ़क़रा का वाहिद क्या होता है, फ़कीर, फ़कीर का जमा है फ़क़रा, इसीलिए ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए अहले कमाल से क्या मुराद है, तो अहले कमाल से जो है दोस्तों हुनरमंद, कमाल दर्जे के शरीफ या बाकमाल ताजिर। तो अहले कमाल के माने होते हैं हुनरमंद के, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए 134 नंबर में, ये सारे सवाल इबारत से लिए गए हैं, तो इबारत को पढ़ के ही आपको जवाब देना है। इबारत को अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ वर्ड मीनिंग पूछ लिया गया है, ऐसा नहीं कि आपको जो है इक्तबास से जो है सवाल पूछ लिए गए। इक्तबास के वर्ड मीनिंग जो वर्ड है मुश्किल वर्ड्स, उनके जवाब पूछ लिए गए हैं, क्योंकि ये पीजीटी का सवालनामा है इसलिए थोड़ा मुश्किल है, बाकी 6 to 8 9 10 में इससे थोड़ा आसान ही रहेगा। खुश्क के माने क्या होते हैं, सूखा का, तो इसका जो मुत्तजाद होगा, यानी मुत्तजाद यानी उल्टा, इसका क्या हो जाएगा, तर, तर मतलब भीगा होता है ना। अगला सवाल 135 नंबर, खाने खाना कौन थे। देखिए ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, खाने खाना कौन थे, तो खाने खाना जो थे आपने अब्दुल रहीम खाने खाना का नाम सुना होगा, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे वो। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना उन्हीं से लिया गया है। अकबर के अतालिक बेरम खां के बेटे थे। अब्दुल रहीम खाना खाना कौन थे, अकबर के अतालिक बेरम खां का बेटा था, और अकबर के 9 रत्नों में से एक था, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 136 नंबर में, 136 नंबर में भी आपका जो है इक्तबास पूछ लिया गया है। इक्तबास में जो है क्या पूछा गया है, मगर वह जूता भी कुछ ऐसा झुंझलाया हुआ था, है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मेन वर्ड पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप एक वीडियो को रोक के जो है इक्तबास को पढ़ सकते हैं। वो पूछा गया था आपका वली अल्लाह, है ना, क्या पूछा गया है, वली अल्लाह के बारे में, है ना। उसके बाद जो है आबरू घटना, आबरू घटना पूछ लिया गया है, आबरू घटना के क्या माने होते हैं यहाँ से पूछ लिया गया है। उसके बाद पापोश, है ना, पापोस के माने पूछ लिए गए हैं कि पापोस के माने क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे पापोस दिया हुआ है, तो ये सारे माने पूछ लिए गए हैं। मुर्शिद का माना पूछ लिया गया है, पीरो मुर्शिद, है ना, मुर्शिद के क्या माने हैं। देखिए अभी हमने बता दिया कि मुर्शिद किसको कहते हैं, पीर को कहा जाता है, पीरो मुर्शिद हम लोग बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 137 नंबर में, वली अल्लाह से किसे कहते हैं या वली अल्लाह से क्या मुराद है। तो वली अल्लाह जो है दोस्तों खुदा रसीदा आबिद व जाहिद को वली अल्लाह कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। जब इक्तबास को आप पढ़ेंगे तो इक्तबास को बहुत गौर से आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, ताकि आप इन सवालों को सही से जवाब दे सकें। आबरू घटना से क्या मुराद है, आबरू घटना का मतलब है आबरू बाख्ता दौलत का घटना नहीं, बिल्कुल इज्जत में कमी आना, है ना, इज्जत में कमी आना, इसी को आबरू घटना कहते हैं, एक मुहावरा है। 139 नंबर में देखिए क्या पूछा है कि जिल्लत का मुत्तजाद क्या होगा, एक उल्टा भी पूछ लिया है, तो जिल्लत का क्या होता है, इज्जत होता है ना, उल्टा होता है। अगला सवाल देखिए 140 नंबर में, पापोस किसे कहते हैं या पापोस से क्या मुराद है। तो पापोस के जो माने होते हैं वो जूते को कहा जाता है, पापोस, है ना,
जो जूता होता है, पाँव का जूता, उसी को पापोस कहा जाता है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग आपको आना चाहिए। अगला सवाल और अगला इक्तबास में आपको शाह साहब की ज़बान ये आरिफाना कलमात सुनकर यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि आरिफाना कलमात के क्या माने हैं, है ना। उसके बाद मुसल्ले के बारे में पूछा गया है, मुसल्ला है ना, यहाँ पे मुसल्ला दिया हुआ है। उसके बाद कदम के बारे में पूछा गया है ना, कदम की जमा पूछ ली गई है, यहाँ देखिए कदम दिया हुआ है। उसके बाद इंसान, इंसान के बारे में पूछ लिया गया है, यहाँ पे देखिए इंसान दिया हुआ है। उसके बाद बाज आ जाए, बाज आ जाए, बाज आना का माने क्या होगा। तो ये सारे इक्तबास से ही पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल अल्फाजों को पूछ लिया गया है, इस वजह से लोग थोड़ा गलती कर देते हैं, लेकिन अगर आराम से आप हल करेंगे तो हो जाएगा। देखिए आरिफाना कलमात से क्या मुराद है, खुदा रसीदा बुजुर्गों की बातें, बिल्कुल सही है। खुदा रसीदा बुजुर्गों की बातों को आरिफाना कलमात कहते हैं। मुआरफत की बातें, अल्लाह वालों के अफकार, ये तीनों आरिफाना कलमात के बारे में ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल 142 नंबर में कि मुसल्ले के क्या माने हैं। तो मुसल्ला किनको कहते हैं, आप सबको मालूम है कि मुसल्ला जो है जान नमाज को ही कहा जाता है, और 142 का सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 143 नंबर में कि बाज आना से क्या मुराद है। तो बाज आना से जो मुराद है दोस्तों, किनारा कश होना, दस्त बरदार होना, आइंदा करने से तौबा करना, ठीक है। तो बाज आना के जो माने होते हैं, देखिए किनारा कश होना बिल्कुल सही है। उसके बाद आइंदा करने से तौबा करना, बाज आना, बिल्कुल दोनों सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हज़्ब वाला में से एक से जायद। अगला सवाल 144 नंबर पे, ये आपके इक्तबास से ही है, वर्ड मीनिंग ज़्यादा पूछा गया है पीजीटी के सवालनामे में। इंसान का मुतज़ाद क्या होगा। तो इंसान का जो उल्टा होता है वो हैवान होता है, ये सबको मालूम है। अगला सवाल कदम की जमा क्या है। तो कदम की जो जमा होती है दोस्तों वो क्या होती है, अकदाम होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल और ये लास्ट जो इक्तबास पूछा गया है वो काजी अब्दुल गफ्फार के बारे में पूछा गया है। तो काजी अब्दुल गफ्फार की शख्सियत पर मुतानत का एक दबीज़ पर्दा पड़ा हुआ है, यानी दबीज के माने पूछ लिया गया, दबीज के माने मोटा के होते हैं। उसके बाद जो है अगला देखिए इंसा पर्दराजी के माने में पूछा गया। आप वीडियो को देख के पूरे इक्तबास को पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के, ठीक है। तो इंसा पर्दराजी कहाँ पे है देख लीजिए, यहाँ पे इंसा पर्दराजी है, यहाँ पूछ लिया गया है। उसके बाद इमारत के बारे में पूछ लिया गया है, यहाँ भी इमारत के क्या माने होते हैं। उसके बाद हिल्म, ये सब अल्फाज के मीनिंग पूछ लिए गए हैं। तो ये सारे मीनिंग आपको आने चाहिए, तभी आप सारे सवालों के जवाब सही दे पाएंगे। देखिए दबीज के क्या माने हैं। तो दबीज के माने हमने बता दिया था पहले कि मोटा का होता है, दबीज के माने मोटा होता है ना। उसके बाद 147 नंबर में आप बताइए इमारत के क्या माने हैं। देखिए इमारत जेर से है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इमारत जेर से लिखी हुई है। तो इमारत के माने दौलतमंदी के होते हैं, सरवत के होते हैं, अमीरी की होते हैं, ठीक है। वो वाला इमारत नहीं है जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो नहीं, बल्कि यहाँ पे दौलतमंदी, सरवत और अमीरी से मतलब है इनका। इसलिए इसका जो राइट आंसर है उसका हस्ब वाला में से एक से जायद हो जाएगा। 148 नंबर में हम लोग देख लेते हैं जब्बली किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब्बली जो है किसे कहते हैं, शराफत, इबादत या फितरी। तो जब्बली जो है दोस्तों किसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं फितरी। जब्बली के माने क्या होता है, फितरी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल 149 नंबर में, 149 में इंसा पर्दराज किसे कहते हैं। इंसा पर्दराज जो है दोस्तों किसको कहा जाता है ये जो है इंसा पर्दराज हम लोग कहते हैं नस्सार, अदीब और नस्र निगार, तीनों को इंसा पर्दराज कहा जाता है, ठीक है। नस्सार किसको कहते हैं, नस्र लिखने वालों को ही नस्सार कहा जाता है, नस्र निगार भी वही चीज़ है, अदीब भी उसी को कहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी हस्ब वाला में से एक से जायद। और इस वीडियो का लास्ट और आखिरी सवाल, हिल्म के क्या माने हैं। तो हिल्म के माने के होते हैं बुर्दबारी, नर्म दिली और तहम्मुल। इसका जो तीनों जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बुर्दबारी, नर्म दिली और तहम्मुल हिल्म के माने होते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हस्ब बाला में से एक से जायद, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का वीडियो, आज का जो ये 5वां वीडियो है, ये इसी तरह हम लोगों ने 400 सवालात जो पिछले साल बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए थे हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि क्या आगे और जो पीछे पूछे गए सवालात को लेके मैं आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व अस्सलाम।